इय्याका नस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कही, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका, कि हम ये पहले से ही तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फौज के खिलाफ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशियत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जो इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बगैर बावजूद ये इकोनॉमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा जवाल आया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी माइशत को भी बचाया, हमने अपने लोगों को भी बचाया। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड-19 में, वो दुनिया में मिसाल थे। एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप में, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने 10 खरब डॉलर बचा सकता था। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हजार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे खिलाफ हुई, बताइए एक भी FIR कटी, एक दफा हमने किसी को रोका, किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे कट गए। मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियां कम हुई। जब हम 30 बाई इलेक्शन जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी पंजाब की, हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीजें सामने लेके आई, जब वो चीजें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं उन JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहां 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊंगा, कोई कानूनी जवाब नहीं था। मेरे घर पे 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना दे पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था। यहां लोगों को जख्मी हुए, सारा दिन घर अंदर बैठ ना सके, 24 घंटे टीयर गैस घरों कब्रों के अंदर।
कभी किसी लीडर से ऐसे नहीं हुआ। 18 मार्च को फिर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला होता है। अल्लाह का करम है कि मैं बच जाता हूं। सारा वहां ऊपर ISI ने उसको टेक ओवर किया हुआ था, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। CCTV कैमरा इन्होंने बंद कर दिए। पूरी तैयारी थी कि इमरान खान को कत्ल करना था वहां। वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वक्त में हम बाहर निकले, अगर अंदर चले जाते तो दरवाजा बंद हो जाता तो खत्म था। वहां बचा मैं। उसके बाद अगले दिन यहां 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इधर एक और मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। वो मुझे पहले पता चल गया, मैंने टीवी पे चला गया, वो रुक गई बात। तो साजिश तो क्या हो रही थी? साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन, उसको पार्टी को खत्म करने के लिए लीडर को खत्म करना था। और प्लान तब से ही बना हुआ था, केसेस शुरू हो गए थे महीनों के अंदर। जैसे 70 साल में एक आदमी के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होता, चंद महीने में आज 170 से ज्यादा केस हो चुके हैं। ये यानी कौन सा इंसाफ का तकाजा है कि हर किस्म का, जो हर दूसरे दिन कोई नया केस हो जाता है। सारा मेरा वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत में लगता है। तो ये कौन सा, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना, इससे बड़ी साजिश क्या है? जमहूरियत, सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने का मतलब जमहूरियत खत्म करना है, और जमहूरियत खत्म करने का मतलब आजादी खत्म करना है। तो ये क्या मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं है? और फिर जो 9 मई को हुआ, अब ISPR साहब कह रहे हैं कि जनाब 9 मई को जो हुआ है वो एक बड़ी साजिश चलती आ रही थी, तो वो साजिश सामने आई, बगावत। मुझे ये बताएं कि मैं जब यहां से, मुझे पता था पकड़ना इन्होंने मुझे 9 मई को, मैं उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि अगर मुझे पकड़ना है मुझे वारंट दे दें और मैं आराम से अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है कि ये जो मेरे घर के बाहर हुआ कि पुलिस, 1000 पुलिस और रेंजर्स अटैक कर रहे हैं। सबके सामने जो हुआ कि रेंजर्स भी नहीं बल्कि वो कमांडोज थे, उन्होंने अटैक किया, शीशे तोड़े। अमला जो बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको मारा, वकीलों को मारा। मुझे लगा डंडा, मुझे इस तरह लेके गए जिस तरह कोई दहशतगर्द है। गैर कानूनी तौर पे मुझे पकड़ा। क्या ये भी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इसकी वजह से इश्तियाल आना था लोगों को, और हमारा मौकफ यह है कि उसको इस्तेमाल करके एक पूरा क्रैकडाउन किया गया जो पहले से प्लान था। हो ही नहीं सकता कि 2 दिनों के अंदर आप 10,000 लोगों को जेलों में डाल दें पकड़ के, जब से पहले से प्लान नहीं बना हुआ था। और उसके बाद जो भी चीजें हो रही हैं कि जो PTI का है उसको पकड़ लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं, पूरी तरह रखा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर की जा रही है। और जो हाथ खड़ा करके कहता है जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, सब कुछ माफ। तो मेरा सवाल ये है कि ISPR का ये मौकफ है कि फौज के खिलाफ बगावत है। हमारा ये मौकफ है कि ये हमारे खिलाफ पूरी साजिश हुई पार्टी को खत्म करने की, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। ये 170 केसेस इसलिए कि किसी तरह डिस्क्वालीफाई करो या जेल में डालो। और ये मिलिट्री कोर्ट्स भी मेरी नजर में इसलिए हैं क्योंकि सिविल कोर्ट्स के अंदर ये जो सारे केसेस हैं ये कभी चल सकते ही नहीं है, क्योंकि बोगस केसेस हैं। तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि उसमें इमरान खान को सजा दी जाए, ताकि वो इलेक्शन से बाहर हो जाए। तो मैं आज अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं कि देखें, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि ISPR ने तो फैसला करके हमें दे दिया, और जो भी बयान आते हैं एस्टैब्लिशमेंट से उससे वाज़ेह होता है कि हम ही बगावत कर रहे हैं, PTI और इमरान खान। आपने तो अपना माइंड दे दिया है। तो अब सवाल ये है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में अब कैसे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन तो अब बन ही नहीं सकते। वो तो इंसाफ होता ही नहीं है। इंसाफ तो वो होता है कि मेरा मौकफ है और एक एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ है, बीच में तो कोई जज बैठ के फैसला करता है ना कि कौन ठीक कह रहा है। मुझे मौका दिया जाए, मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा। मेरे पास तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबूत आया ना कि ये पूरा प्लान करके 9 मई को इंतशार किया गया है। ये जो जगह जलाई गई हैं ये प्लान हुआ था पहले से।
یہ جو پکڑے تھے 10,000 لوگ، یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، اور یہ پلان صرف ایک مقصد سے تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. یعنی جو کاٹا ڈالا ہوا تھا، جو بار بار مجھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی، جو میرے ابھی بھی لوگوں کو ملتی ہے، تو ہمارے جو سارے لوگوں کو ملتی ہے ان کو یہ کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال گیا ہے، آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مشکل پہلے تو ان کی بزنس بھی بند کرتے ہیں، گھر بھی توڑتے ہیں، سب کچھ، لیکن ساتھ پھر یہ مایوس بھی کر دیتے کہ جی عمران خان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو بڑے ریسپیکٹفلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ ٹیلیوائز ہونی چاہیے ٹرائل، کیونکہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، پبلک میں ہونی چاہیے. سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ لے کے آئیں. جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں، قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری باہر 20 سال باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے آج میرا پاکستان میں، میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی. اور دوسری طرف جن لوگوں کو آج اوپر بٹھایا گیا ہے، جو سارے آج دبئی بیٹھے ہیں، پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہو رہے ہیں. مجھے یہ آج بتا دیں کہ کبھی سنا ہے نریندر مودی جا کے کسی اور ملک کے اندر اپنے وزیروں کو بٹھا کے فیصلے کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جا کے یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، یا یورپین پرائم منسٹر کہیں اور جا کے کر رہے ہیں؟ کبھی دنیا میں سنا ہی ہے؟ یہ ملک سے مذاق کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا اسٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کی دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، لندن میں بڑی پراپرٹیز ہیں. اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ ہماری ISI نے ہمیں بتایا ہے. یہ نیب کے جو پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد، انہوں نے مجھے آج سے 20 سال پہلے 23 سال پہلے پوری بریفنگ دی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر. یہ سارا وقت ہمیں کدھر سے انفارمیشن آتی تھی؟ کیونکہ ISI کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی، ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر ہیں، انہوں نے کتنا پیسہ کیا، فلانی ڈیل سے کتنا پیسہ کمایا. وہ لوگ جو آج اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہیں، جن لوگوں میں ایک کہتا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہندوستان کو کہ جی یہ پاکستانی فوج دہشت گردی کر رہی ہے ڈان لیگز میں، دوسری طرف آصف زرداری جا کے کہتا ہے امریکنوں کو کہ جی ایڈمرل منل کو، وہ حسین حقانی اس کا ایمبیسڈر کہتا ہے کہ ہمیں بچا لو پاکستانی فوج سے، امریکنوں کو کہتا ہے. وہ ٹھیک ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں اور جو آج سارے مل کے، یعنی پاکستان میں انہیں کوئی جگہ نہیں ملی میٹنگ کے لیے، وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے. اور عمران خان جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے بیچ کے آج پاکستان ہے، وہ غدار بن گئے.